दूसरी तरफ अगर इसराइली टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इन्होंने फोन ट्रैप्स कर लिए हैं, इन्होंने कैमरास ट्रैप्स कर लिए हैं, घरों के बाहर जो सिक्योरिटी कैमरास लगे होते हैं। देखिए हुआ क्या है कि लेबनान में एक औरत को कॉल आती है कि जनाब मैं फलां सरकारी महकमे से फलां सरकारी ऑफिसर बोल रहा हूं, क्या ये फलां सरकारी ऑफिसर का नंबर है, क्या वो घर में है? मतलब 4 से 5 मिनट उसने औरत को उलझाई रखा बातों में। उसके बाद हुआ क्या, कॉल कट जाती है। कॉल जैसे ही करती है तकरीबन 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो है उसी घर के अंदर, यानी कि जिसके अंदर कॉल मिली थी, उसी घर को टारगेट किया जाता है मिसाइलों से, और वो मिसाइलों से तबाह कर दिया जाता है। पता ही चलता है कि हिजबुल्लाह के अहम जो कमांडर्स थे वो इस घर में मौजूद थे, उनको मार दिया गया, उनको जो है वो शहीद कर दिया गया। अब ये इस वक्त लेबनान ने अंदाजा लगा लिया कि भाई ये टेक्नोलॉजी का दौर है, हमारे फोन ट्रैप्स हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी कैमरास ट्रैप्स हो रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं हसन नसरुल्लाह, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई जितने भी आपके पास मोबाइल फोन्स हैं पूरे मतलब लेबनान के अंदर, देखें आपको पता है लेबनान जो है गरीब गुर्बत कितनी ज्यादा है वहां पे, उसने कहा कि भाई जितने भी आपके पास मोबाइल फोन हैं सबको इस वक्त बंद कर दो, सबको बंद कर दो, तोड़ दो, सिमें निकाल के फेंक दो, आपके मोबाइल फोन ऑन नहीं होने चाहिए, आपके घरों के बाहर जितने भी सिक्योरिटी कैमरास हैं वो सब बंद हो जाने चाहिए, या उतार के फेंक दो या फिर हम उतार के फेंक देंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि उनकी बात को माना गया, और उसकी बात जब उनकी बात को माना गया तो यह हकीकत है, ये बात साबित हुई कि उनके मोबाइल फोन्स को ट्रैप्स किया गया था, उनके कैमरा सिक्योरिटीज को जो है वो ट्रैप्स किया गया था, जिसके बाद उनके हमले बंद हो चुके। यानी कि इसराइल के बाद जो टेक्नोलॉजी थी वो उनके मोबाइल फोन ट्रैप्स कर रहे थे, उनके सिक्योरिटी कैमरास ट्रैप्स कर रहे थे। उसके बाद जब हमले रुक गए तो फिर लेबनान ने क्या पॉलिसीज अपनाई, वही सारी पुरानी पॉलिसीज जो कि माजी में होती रही हैं, यानी कि कबूतर के जरिए पैगाम पहुंचाना, यानी कि कोरियर के जरिए पैगाम पहुंचाना। एक घर में आपके सब्जी देने आया बंदा, ठीक है, सब्जी वाला आया, वो आपको पैगाम पहुंचा रहा है कि फलां बंदे ने फलां पैगाम दिया है। एक आपके घर में दूध देने वाला आ रहा है, वो बता रहा है कि भाई फलां अस्करी क़यादत ने फलां बंदे ने ये जनाब आपको इस वक्त पैगाम दिया है। तो पुराने दौर के हवाले से वो जीने लग गए, और उसके बाद से लेके अब तक लेबनान में जो हमले हो रहे थे, टारगेट किया जा रहा था उनके कमांडोज को, उनके जो मुजाहिदीन थे, उसके बाद उसमें कमी आ चुकी है। आप अंदाजा लगा लें कि लेबनान किस तरफ शातिर है, लेबनान के जो मुजाहिदीन है वो किस कदर यानी कि अकल रखते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि उन्होंने इसराइली इंटेलिजेंस को शिकस्त दे दिया। इसराइली इंटेलिजेंस सर पकड़ के बैठ गई है कि भाई लेबनान को कैसे पता है कि जनाब हम जो है उनके मोबाइल फोन ट्रैप कर रहे थे, हम उनके सिक्योरिटी कैमरास ट्रैप कर रहे थे। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात की जाए मोदी की, जैसे मैंने आपको बताया था कि मोदी का दौरा रूस जो है, उसके बाद हुआ क्या, यूक्रेन के जो सदर है उन्होंने इसके ऊपर बड़ी गम का इजहार किया है, बड़े तशवीश का इजहार किया, बड़ा दुख हुआ उन्हें जनाब के मोदी जाके जनाब इस वक्त रशिया के जनाब प्यूटन से मिला है। प्यूटन से देखिए मैंने आपको बताया था प्यूटन से मिलने की वजह क्या थी कि इंडिया कह रहा था कि भाई मेरे गले में जो जंग डल गई है मुझे इससे जान छुड़वा दो, मैं हाथ जोड़ता हूं भाई, मैं माफी मांगता हूं, मैं पांव पकड़ता हूं भाई कि मेरी जान छुड़वा दो। कहते हो तो मैं जाके भाई एक एक मुल्क के पांव पकड़ लेता हूं, मैं इस कदर मजबूर हो चुका हूं। देखें इंडिया ने अपने अंदर जितनी डेवलपमेंट्स कर ली है ना, इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि भाई मेरे अंदर जंग लगे और मेरी तमाम तर चीजें तबाह हो जाएं। इस वक्त जब मैं ये आपको वीडियो के अंदर पैगाम दे रहा हूं, इंडिया रशिया के अंदर मौजूद है, यूक्रेन जो है इसको सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है कि इंडिया क्यों इस वक्त रशिया के अंदर मौजूद है। बहरहाल प्यूटन ने कह दिया कि अगर भाई तुम न्यूट्रल हो जाओगे तो ठीक है, अगर तुम एक तरफ जो है वो असला प्रोवाइड करोगे इसराइल को, ड्रोन्स प्रोवाइड करोगे इसराइल को, मिसाइल प्रोवाइड करोगे इसराइल को, दूसरी तरफ आए कहोगे कि भाई मुस्लिम मालिक मेरे साथ इस तरह के मामला ना करें, फिर ऐसा नहीं होगा। अगर आप न्यूट्रल हो जाओगे तो आपकी बचत हो जाएगी, वरना फिर आपको पता ही है कि अभी क्या हुआ है, गुज़िश्ता कल रात को क्या हुआ है 9 तारीख को भाई बहराए हिंद के अंदर एक बड़ा जहाज था जिसको टारगेट किया यमन के हूसियों ने। यमन के हूसियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है जहाजों को ट्रैप करना, जहाजों को जनाब हमले करना, उनके ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल मतलब मारना, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और भाई उनके लिए तो छोटे छोटे काम है, वो तो अपने जनाब अपने ड्रोन्स वाली कश्तियां जो हैं वो समंदरों में उतार लेते हैं, अपनी मिसाइल वाली कश्तियां जो हैं वो समंदरों के अंदर उतार लेते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया को इस वक्त सबसे बड़ा जो खतरा इस वक्त लेबनान से है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने खुली आवाज दे दी थी। हिजबुल्लाह के जो सरबराह उन्होंने खुली बात कह दी थी कि भाई अगली बारी तुम्हारी है, अगर तुम बाज नहीं आओगे इसराइल को इस तरह असला और बारूद मुहैया करोगे फिर अगली बारी तुम्हारी है। यमन के हूसियों ने भी कह दिया था कि बहरा हिंद के अंदर जितने जहाज आएंगे हम तो उनको तबाह कर देंगे, उन्होंने अपनी एक बड़ी कार्रवाई कर भी दी। अब ये तमाम तर सूरत हाल है इस खित्ते की, यूक्रेन को इसके ऊपर अफसोस करना ही बनता है ना। देखिए यूक्रेन हो गया, जितने भी तागुती कुव्वतें हैं वो सारी इस वक्त फलस्तीन को दबाने में। लेकिन एक बात आपको आखिर में जाते जाते बता दूं कि ये फलस्तीन जो है बैतुल मकदस स्पेशली किबला अव्वल जो है
اس کی حفاظت کے لیے وہ سپہ سلا رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیسے فلسطین کو تباہ کیا جا سکتا ہے؟ جتنے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے اس سے ڈبل تعداد پیدا ہو رہی ہے. یہ وہ جذبہ جہاد ہے جو اس وقت پاکستان میں بھی ابھر کے سامنے آ رہا ہے. پاکستان میں بہت ساری تحریکیں چل گئی ہیں, بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں جو اس وقت فلسطین کی حمایت میں نکل رہی ہیں, جیسے کہ ابھی 13 تاریخ کو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی صاحب نے اعلان کیا کہ اس وقت لبیک اقصی مارچ ہوگا اور اسلام آباد کی سڑکیں بھر جائیں گی. یہ وہ تمام تر لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ناظرین جو لے کے میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان مان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.